कुछ हमारे यहाँ नेता साहिबान हैं जो आज़म खान साहब के मुखालिफ रहे हैं, उन्होंने उनको लालच दिया कि तुम्हें हम मुआवजा भी दिलवाएंगे, ज़मीन भी दिलवाएंगे। तो उन्होंने उन लोगों को चढ़ाकर मुकदमा करवाया था। वो 26 मुकदमे हैं। वकील साहब, ये सब तब हो रहा है जब आज़म खान साहब जेल में हैं। आपकी मुलाकात हुई होगी उनसे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है इसको लेकर, वो ज़रा हमें बताएं और हमारे दर्शकों को बताएं। 6 तारीख को हमारा इंशाल्लाह ऑर्डर होने दीजिए। आज़म खान साहब बाहर होंगे, अल्लाह ने चाहा, और इंशाल्लाह प्रचार भी करेंगे, सरकार भी बनाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी हमें इंसाफ मिलेगा तो हम वहाँ का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे और न्याय लेके आएंगे। अखिलेश यादव अभी तक नहीं आए हैं। आज़म खान साहब से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके दौर में सेकंड सीएम थे और समाजवादी पार्टी को बनाने में उनका किरदार है आज़म खान साहब का। तो अखिलेश यादव क्यों नहीं आए? एक दिन रिपोर्ट सबमिट करी है ये बताते हुए कि हाँ ये आदमी पाकिस्तान रहता है, अगले दिन FIR कर दी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस में, और जहाँ बैठा हूँ ये ट्रस्ट की ऑफिस है, और मेरे साथ हैं एडवोकेट काशिफ कामरान ख़ान। आज़म ख़ान मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के फ़ाउंडर है, मशहूर सियासतदान हैं, और आज़म ख़ान पर इस वक्त 107 से ज़्यादा मुकदमे हैं। इस वक्त भी वो रामपुर की जेल में बंद है, उनके बेटे अब्दुल आज़म भी जेल में बंद है, और 40 मुकदमे आज़म ख़ान पर इसी यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ है। अलग अलग तरह का केस है, कभी ज़मीन का, कभी कुछ और इन दिनों जौहर यूनिवर्सिटी पूरे देश में चर्चे में है, क्योंकि यहाँ के DM साहब ने यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करने का फ़ैसला सुना दिया और कह दिया कि 38 बिल्डिंग जो है 40 में से उसका नक्शा पास नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी जब से बनी है, या तालीम का जब से यहाँ सिलसिला शुरू हुआ, तब से कोई ना कोई यहाँ इल्ज़ाम लगाया गया, मुकदमे दायर किए गए, और लगातार ये यूनिवर्सिटी तनाज़ुर का शिकार है। तो मौजूदा केस का स्टेटस क्या है, पहले का जो केस है वो क्या है, इन तमाम मामलों को हम तफसील से जानेंगे एडवोकेट काशिफ कामरान साहब से। आप गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी हैं, पूरे केस को देख रहे हैं। आज़म खान साहब से लगातार आपकी मुलाकात होती है। इनके साथ इंजीनियर अयाज साहब भी मौजूद है, और हमारे साथ हमारी को एंकर और जर्नलिस्ट निखत साहिबा भी मौजूद है, और हम लोग रामपुर की सरज़मीन से आपको ये सारी जानकारी दे रहे हैं। काशिफ कामरान साहब, आपका शुक्रिया, खैर मकदम है मिल्लत टाइम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अभी का जो केस है, जो DM साहब ने कहा कि 38 बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है, तो क्या मौजूदा स्टेटस है इस केस का? देखिए, ये जिन 38 बिल्डिंग्स को हमारी डेमोलिशन का नोटिस आया है, दरअसल ये बिल्डिंग्स हमारी 2003 में जब सरकार बनी थी, जिसमें हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर रहे, उस वक्त यहाँ कुछ बिल्डिंग्स की तामीर हुई। उसके बाद सरकार चली गई थी 2007 में, मायावती जी की सरकार आई। फिर 2012 में सरकार बनी हमारी, तो अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद यहाँ बिल्डिंग्स की तामीरात शुरू हुई। उस वक्त तक ये जो इलाका था, ये ग्राम सिंगन खेड़ा जो है, जहाँ ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ये उस वक्त ग्राम पंचायत का हिस्सा था। ग्राम पंचायत के जो भी नॉर्म्स थे हमारे, उसमें प्रधानों की NOCs थी, और वहाँ सेक्रेटरी की NOCs थी, वो सब हमने उनसे ली थी। सारे नॉर्म्स हमारे पूरे थे। उसके बाद 2017 में जब हमारी सरकार गई, तो क्योंकि जब जैसे जैसे शहर बढ़ता है, आबादी बढ़ती है, तो जो संस्थाएं होती हैं उनके दायरे भी बढ़ते हैं। उसके बाद ये जगह सिंगन खेड़ा ये ज़िला पंचायत का हिस्सा हो गई। तो हमारी 38 बिल्डिंग ज़िला पंचायत बनने से पहले, इस एरिया को ज़िला पंचायत में आने से पहले 38 बिल्डिंग हमारी बन चुकी थी। 2 बिल्डिंग्स हमारी बनी बाद में। उन 2 बिल्डिंग्स का हमारा नक्शा पास हुआ ज़िला पंचायत से, और इन 38 का हमारा ग्राम पंचायत से पास हुआ। सारी NOCs हमारी उसमें शामिल थी। फिर क्योंकि आज़म खान साहब यहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी लेकर आए थे, जिसको RDA कहा जाता है, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो आज़म खान साहब की देन थी, वो लेके आए थे। उसका अभी तक यहाँ कोई रोल नहीं था, उसके पास ये एरिया कभी आया ही नहीं। 2024 में ये ग्राम सिंगन खेड़ा RDA की जुरिडिक्शन में आया। तो जब 2024 में ये एरिया उनके पास आया, तो उन्होंने हमें उस वक्त कहा था कि हमें आप इसके नक्शे अवेलेबल करा दें कि ये बिल्डिंग्स कैसे बनी हैं और इन बिल्डिंग्स में आपने क्या क्या औपचारिकताएं पूरी की हैं। तो उस वक्त हमने ये सारे नक्शे उनको अवेलेबल कराए थे, जो भी हमारी नॉर्म्स थे
देखिए उस वक्त नॉर्म्स जो चलते थे, जो एनओसीज चलती थी वो सब अवेलेबल थी, उसकी कॉपीज़ उनको अवेलेबल करा चुके थे। अब 2026 में ख़ास एडमिशन से पहले जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन का टाइम आया तो हमारे ज़िला अधिकारी महोदय ने, क्योंकि वो यहाँ आए हुए उनको 10 महीने लगभग हो चुके हैं, काफ़ी अरसा मैं समझता हूँ कि एक ज़िला अधिकारी की हैसियत से रामपुर में उन्होंने गुजार भी लिया, तो चीज़ों को समझ भी लिया। 10 महीना काफ़ी हो गया, मतलब जी। ट्रांसफ़र नहीं हुआ उनका। जी, जी। तो 10 महीने में उन्होंने चीज़ों को समझ लिया। उन्होंने हमें एक शो कॉज़ नोटिस सर्व किया, जिसमें उन्होंने हमसे इसके नक्शे माँगे कि ये बिल्डिंग्स कैसे बनी हैं और इसके नक्शे कहाँ से पास हैं। तो हमने उस नोटिस का उनको जवाब दाखिल किया। ये नोटिस कब मिला आपको? ये मुझे प्रॉपर डेट तो नहीं याद है, लेकिन नोटिस हमें 1 महीना पहले एक मिला महीना था। पहले। हाँ, कितने दिन में आपने जवाब दे दिया उनको? हमने विदिन अ वीक उनको जवाब दाखिल कर दिया था। उस जवाब में हमने जो एनओसीज़ थी वो सब उसमें लगा दी थी, और उस जवाब में हमने ये भी उनको मेंशन किया था कि आप जिस आधार पे हमसे ये नक्शे मांग रहे हैं, आपके पास जुरिडिक्शन नहीं था। आप जिस दिन से जुरिडिक्शन में आए हैं, आपके पास ये ग्राम आया है, अगर हमारी कोई बिल्डिंग तामीर हुई है आप हमसे उसका नक्शा ले लीजिए। लेकिन उस दौरान तो हमारी कोई बिल्डिंग तामीर हुई नहीं। तो उन्होंने हमें 15 दिन का जो शो कॉज़ नोटिस दिया और उसमें हमने उनको जवाब दाखिल कर दिया, वो हमारे जवाब से सैटिस्फाई ही नहीं हुए और उन्होंने इन 38 बिल्डिंग के डेमोलिशन का आदेश जारी कर दिया। अब आदेश जारी हुआ तो कुछ उन्होंने आपसे बहस की, ज़रा किया कि आपने जो जवाब हमें सबमिट किया है उससे हम सैटिस्फाइड नहीं हैं, या डायरेक्ट उन्होंने आदेश जारी कर दिया? ना, इसमें हमसे तो कोई क्लैरिफिकेशन फिर मांगा नहीं कोई गया, clarification सीधा आदेश आ गया हमारे पास। वो आदेश आने के बाद यहाँ दे दिया गया कि 38 भवन जो हैं आपके डेमोलिश होंगे। अब वो जब नोटिस आया है हमारे पास, तो जाहिर है कि कानूनी लड़ाई पिछले 7 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। बहुत से मुकदमे देखे हैं इस यूनिवर्सिटी के ऊपर होते हुए, तो कानूनी कार्रवाई जब हमारे अगेंस्ट हुई है तो अभी क्या उसको उम्मीद है आगे? आपने कमिश्नर कोर्ट में पिटीशन दायर कर रखी है, इसी तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी, तो क्या उम्मीद है आपको अभी? देखिए, उम्मीद तो हमेशा अच्छे की रहती है और हम इस बात को जानते हैं कि हिंदुस्तान से न्याय ख़त्म नहीं हुआ है और हमें न्याय मिलेगा। हम जहाँ भी न्याय होगा, और हम इंशाल्लाह अगर सुप्रीम कोर्ट में भी हमें इंसाफ मिलेगा तो हम वहाँ का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे और न्याय लेके आएंगे। हम इस यूनिवर्सिटी को अभी तो ऐसा टूटने हो रहा है नहीं देंगे। कि सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका नहीं दिया जाता, उससे पहले बुलडोज़र चला दिया जाता है, तो उसके लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? आपने सुने होंगे केसेस कि अदालत मंडे को खुलेगी, वो फ्राइडे को शाम में नोटिस चस्पा करते, 2 दिन का टाइम देते और सैटरडे संडे में सुबह सुबह बुलडोज़ कर देते हैं। देखिए, कानूनी प्रक्रिया 2 तरह की होती है, और जैसे क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं उसमें एक सज़ा होती है, सज़ाए मौत। जी। तो सज़ाए मौत होने के बाद मौका दिया जाता है उस मुजरिम को कि वो अपनी बात रखे। ऐसा नहीं है कि सज़ाए मौत सुनाई गई तो फौरन आप सज़ा होगी। फ़ौरन फांसी के तख्ते पे लटका देंगे। ऐसे ही सिविल प्रोसीजर में, क्योंकि ये सिविल नेचर का मामला है, तो सिविल प्रोसीजर में डेमोलिशन भी सज़ाए मौत के इक्वलेंट है, क्योंकि एक बार बिल्डिंग डेमोलिश हो गई तो दोबारा बन नहीं सकती। इस वजह से पूरा मौका दिया जाता है, और ये कानून में है, ये कोई मुँह ज़बानी नहीं है, ये कानून में है कि आप पूरा मौका देंगे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का। अगर सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट अपील भी खारिज हो जाएगी तो सेकंड अपील का भी आप मौका देंगे। तो इतना आसान नहीं है कि इसको डेमोलिश किया जाए। बिल्कुल। सवाल है? सवाल ये है कि वकील साहब ये सब तब हो रहा है जब आज़म खान साहब जेल में हैं। आपकी मुलाकात हुई होगी उनसे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है इसको लेकर, वो ज़रा हमें बताएं और हमारे दर्शकों को बताएं। वो इस यूनिवर्सिटी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और यहाँ उन्होंने अपने सिर पे ईंटें तक ढोए हैं, यहाँ उन्होंने मसाले बनाए हैं मज़दूरों के साथ बैठ के, तो यहाँ से उनका दिली लगाव है। जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ कि आज़म खान साहब की यूनिवर्सिटी को बुलडोज़र दोस्त किया जाएगा, वो उनके लिए बड़ा तकलीफ़ की रात गुजरी। 2 रातें वो सोए नहीं थे। उसके बाद मैं उनसे मिलने के लिए गया। जब मैंने जाने के बाद देखा तो बहुत ख़ामोश थे और अपनी परेशानी का इज़हार उन्होंने अल्फाज में नहीं किया, लेकिन उनके चेहरे से तमाम उनकी परेशानी ज़ाहिर हो रही थी। लेकिन जब हम अपील में गए हैं
और अपील का जो ग्राउंड उन तक पहुंचा है, तो वो भी मुतमईन है कि इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी की एक ईंट भी नहीं हिलाई जाएगी। और ये बात उन्होंने ओपनली कही है कि जितनी मेरे लिए यूनिवर्सिटी अहम है, उससे ज़्यादा मेरे लिए वहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी अहम हैं। अगर मेरी यूनिवर्सिटी के साथ या मेरे बच्चों के साथ, उनके मुस्तकबिल के साथ कोई खिलवाड़ होगा, भले से मैं जेल में हूँ, लेकिन मैं चाहे भूख हड़ताल पे बैठूँ यहाँ पर, मैं नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगा अपने बच्चों के साथ। मैंने बाहर छात्रों से बात की जो प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई ऐसे छात्र हैं मुसलमान जिनके घर पर यूपी पुलिस गई है, रामपुर की पुलिस या प्रशासन गया है, उनके माँ बाप से बात की है, उनको धमकी दिया गया है कि आप प्रदर्शन ख़त्म करिए या फिर घर जाइए। ये सब आपके कानों तक पहुँची होगी, तो आपने इसके लिए क्या किया है? ये पुलिस का दबाव जो बच्चों के ऊपर शुरू हुआ, ये 2 दिन पहले शुरू हुआ, जब यहाँ एक डेलीगेशन आया था पार्टी के 10 सांसदों का। उस दिन सैटरडे को, मतलब 2 जी दिन जी पहले की जी 2 दिन पहले की बात है। वहाँ बच्चों को प्रेशराइज़ किया गया कि आप इस धरने को ख़त्म कर दीजिए। बच्चों ने मना किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, और जिस जगह बैठे हुए हैं वहाँ हाई कोर्ट का स्टे है, और हम सड़क पे नहीं हैं, हमने किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नहीं घेर रखा है। यहाँ स्टे है ऑनरेबल कोर्ट का, और हम अपनी जगह पे हैं, तो हम यहाँ से क्यों हटें, हमारा मुस्तकबिल का मामला है। तो पुलिस प्रशासन ने उन पर दबाव इस तरीके से तो बन नहीं सकता था कि बच्चों को वहाँ से हटा देते, तो उन्होंने इंडिविजुअली बच्चों को टारगेट किया। यहाँ LIU लगी हुई है, SOG लगी हुई है। उन्होंने बच्चों को वहाँ से फिगर आउट किया कि कौन कहाँ का रहने वाला है, उनकी डिटेल्स मालूम करी। उनके कभी किसी को पेरेंट्स में से किसी को फ़ोन किया, कभी उनके रिश्तेदारों को फ़ोन किया कि अपने बच्चों को यहाँ से बुलाओ। एक बच्ची यहाँ पिथौरागढ़ की है, उसके पेरेंट्स के पास मुस्तकिल फ़ोन गए। और उत्तराखंड से काफ़ी बच्चों का यहाँ ताल्लुक़ है जो यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनके घर फ़ोन गए कि अपने बच्चों को वहाँ कहीं आप एडमिशन कराएं, जौहर यूनिवर्सिटी से बुला लें। आज भी एक बच्चे के साथ एक वाक़या हुआ, अभी मालूम चला है कि बच्चा आ रहा था तो उसको भी पुलिस ने उठा लिया। उसका सिर्फ ख़ता इतनी थी कि उसने एक मीडिया में बाइट दी थी, और जिसमें उसने इस बात का इजहार किया था कि ये यूनिवर्सिटी जहाँ हम पढ़ रहे हैं, इससे अब हमें मोहब्बत है, हम इसकी मोहब्बत में बैठे हैं। हम ज़िला प्रशासन से इस बात की गुजारिश करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को नुकसान ना पहुँचाया जाए। आप अगर हमें बना के दे नहीं सकते तो इसको उजाड़े नहीं। ये उसकी एक अपील थी। लेकिन यहाँ एक थाना है मिलक, वहाँ के SHO साहब ने उसको इस पोस्ट पे उठा लिया है। अभी मालूम चला है कि कुछ हमारा वकीलों का डेलीगेशन गया था, तो उन्होंने उसको रिलीज़ किया है वार्निंग देकर, और उसके पेरेंट्स को भी प्रेशराइज़ किया है कि बच्चा कोई पोस्ट नहीं डाले और वहाँ धरने में शामिल ना हो। अच्छा काशिफ साहब, यूनिवर्सिटी बनाने का सिलसिला कब शुरू हुआ था, कब ज़मीनों की ख़रीदारी हुई थी, कब ये फ़ैसला हुआ था? यूनिवर्सिटी बनाने का सिलसिला शुरू हुआ सन 2005 से, जब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने ही यहाँ की संग बुनियाद रखी थी। तब यूनिवर्सिटी बनाने का सिलसिला शुरू। तैयारी कब से जारी थी ज़मीनों की ख़रीदारी की? देखिए, यहाँ ज़मीनों की ख़रीदारी एक बार में नहीं हुई है। आज़म खान साहब जिस तरह से लोगों के साथ रहे हैं, यहाँ उन्होंने अपना दामन फैला के पैसा लिया है। यहाँ अगर पैसे बहुत रईस आदमी का पैसा लगा है, तो मज़दूरों का भी पैसा लगा है। तो ज़मीन एक बार में तो ख़रीदी नहीं गई। ज़मीन, ये ट्रस्ट जो बनाया था वो 1990 में उन्होंने बनाया था, क्योंकि उनका ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, और एक ज़माने से था जब वो अलीगढ़ में स्टूडेंट थे, तब से उनका ये ख्वाब था कि मैं भी अपने यहाँ एक तालीमी इदारा खड़ा करूँगा। तो उसी को लेके उन्होंने ये प्लान जब किया था, तो 1990 में उन्होंने ट्रस्ट बनाया था। हल्के हल्के उन्होंने जगह चुनी कि हमें कहाँ पे यूनिवर्सिटी कायम करनी है, कहाँ हमें जगह सस्ती मिल जाएगी, क्योंकि ये एरिया उस दौर में जंगल का एरिया था। यहाँ पानी भर जाता था, बाढ़ आती थी, लोग यहाँ ज़मीनें नहीं ख़रीदते थे, और यहाँ काश्तकारी भी आसानी से नहीं हो सकती थी। जिनकी ज़मीनें थी वो यहाँ पर पेड़ लगा लिया करते थे, क्योंकि हर बरसात में यहाँ बाढ़ आती ही थी। तो इस वजह से ऐसी जगह उन्होंने चुनी जहाँ पे उनको बआसानी सस्ती जगह मिल जाए, और उन्होंने ये जगह खरीदी। कितनी जगह है टोटल? ये 325 एकड़ से ज़्यादा
यहाँ पे ज़मीन है। अच्छा, ज़मीनों को लेकर के बहुत सारे केसेस हुए हैं। ख़ुद आज़म खान साहब पर जो मुकदमे हैं, तो मेरे ख़्याल में आधे मुकदमे का ताल्लुक़ इसी बात से है कि आपने किसानों की ज़मीन ज़बरदस्ती कब्ज़ा की है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, या किसानों का आपने पैसा नहीं दिया, या आपने उनकी मर्ज़ी के बग़ैर अपने नाम पर या ट्रस्ट के नाम पर आपने उन ज़मीनों को रजिस्टर करवा लिया है। ये पूरी ज़मीन का मामला नहीं है, 10-12 बीघे का मामला है। सिर्फ 10-12 बीघे का। जी, उस 10-12 बीघे में 26 लोगों ने एफआईआर कराई है, और वो ज़मीन भी ज़र ख़रीद ज़मीन है। एक शख्स से जिसने ये क्लेम किया था कि ये मेरी ज़मीन है, उससे सौदा हुआ था। जो एक्चुअल यहाँ का सर्किल रेट था, उसका 5 गुना बढ़ती पैसा उसको मिला था। चेक के थ्रू पेमेंट हुआ था। पेमेंट होने के बाद वो ज़मीन ख़रीद ली गई। बाद में मालूम चला कि वो ज़मीन का एक्चुअल वारिस नहीं था, उसके दादा की ज़मीन थी, और इसमें उसके और भी ख़ानदानी शामिल हैं। वो पैसा ले चुका था। अब पंचायत बैठी, उसको समझाया कि भाई आपने पैसा लिया है तो जिसका हिस्सा निकलता है आप उसका हिस्सा दो। वो राज़ी नहीं हुआ। तो बाकी लोगों ने, सरकार जाने के बाद, कुछ हमारे यहाँ नेता साहिबान हैं जो आज़म खान साहब के मुखालिफ रहे हैं, उन्होंने उनको लालच दिया कि तुम्हें हम मुआवजा भी दिलवाएंगे, ज़मीन भी दिलवाएंगे। तो उन्होंने उन लोगों को चढ़ाकर मुकदमा करवाया था। वो 26 मुकदमे हैं। तो जो ज़मीनें हैं अभी कैंपस के अंदर है या बाहर है, इस्तेमाल में है या नहीं? वो कैंपस में है, वो ज़मीनें इस्तेमाल में हैं, और उनके मुकदमे आज भी कोर्ट में विचाराधीन हैं। और किस तरह के मुकदमे हैं यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़? कस्टोडियन के मुकदमे हैं। यहाँ पे 5 मुकदमे कस्टोडियन के हैं, और वो कस्टोडियन के मुकदमे अगर आप उनकी एफआईआर देखेंगे तो बड़ी आपको हैरानी होगी। वो ज़मीन परचेज़ होती है सन 2013 में, 13 से 14 के बीच में। जिस शख्स से ली गई वो बाई बर्थ रामपुर का था, रामपुर का रहने वाला था। उसने ज़मीन बेची, उसके सारी आईडीज़ रामपुर की थी, इंडियन नेशनैलिटी थी। सन 2019 में वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के और इंडिया से चला जाता है पाकिस्तान। 2013 से 2014 के बीच में उसने हमें ज़मीन बेची, तब वो इंडियन ही था। उसके बाद 19 में वो चला जाता है पाकिस्तान से, अपना सब कुछ यहाँ से बेच के। ये बात प्रशासन को मालूम चलती है कि जिसने ज़मीन बेची थी अब वो पाकिस्तान चला गया। उन्होंने वो खतौनी निकलवाई उस जगह की, उससे कांटेक्ट किया, हो सकता है कांटेक्ट हुआ हो या ना हुआ हो। बहरहाल उसमें लेखपाल महोदय ने हमारे यहाँ जांच करी। जांच करने के बाद एक दिन रिपोर्ट सबमिट करी है, ये बताते हुए कि हाँ ये आदमी पाकिस्तान रहता है। अगले दिन एफआईआर कर दी है इसमें। तो वो हमारे 5 मुकदमे हैं। और कुछ मुकदमे? नहीं, बस यही हमारे। जैसे अभी आज़म खान साहब लगभग 80 साल के हैं और इस वक्त भी जेल में हैं। अभी 2 पैन कार्ड के मामले में जेल में है। पहले 7 साल की सज़ा सुनाई थी, उसको बढ़ाकर 10 साल की सज़ा कर दी। उनके ज़मानत के सिलसिले में आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं, कोई उसके बारे में जानकारी आप दे सकते हैं? हमारी अपील चल रही है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। हमारी अपकमिंग डेट जो है वो 6 अगस्त है वहाँ पर, और ये फ़ाइनल बहस में है हमारी फ़ाइल जो है। पिछली डेट हमारी 15 मई थी, उसमें सरकार थोड़ी हम पे मेहरबान हो गई थी, तो आज़म खान साहब का तो काउंटर आ चुका था जो सरकार को दाखिल करना था, लेकिन अब्दुल्ला आज़म साहब का काउंटर नहीं आया, और सरकार ने ये फ़ाइल जॉइंट करवा दी थी क्योंकि दोनों की अपील अलग अलग फ़ाइल हुई थी। उसके बाद जब हमें ये डेट मिल गई 6 अगस्त, तो सरकार ने काउंटर भी दाखिल कर दिया। तो अब हमारी 6 तारीख लगी हुई है, उसमें हमारी फ़ाइनल बहस हो जाएगी, और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें बेल होगी। क्योंकि बर्थ से जुड़े मामले में ये देखिए, तो चीज़ ये समझें कि ये 3 मुकदमे थे। शुरू में इसकी एक एफआईआर थी जो बर्थ सर्टिफिकेट को लेके हुई थी, 2 बर्थ सर्टिफिकेट की एफआईआर हुई थी। बाद में उस एफआईआर से 2 एफआईआर और कर दी गई, एक पैन कार्ड को लेकर, एक पासपोर्ट को लेकर। बर्थ सर्टिफिकेट में अब्दुल्ला आज़म साहब को और उनकी वालदा को कन्विक्शन हुआ, लेकिन आज़म साहब को रामपुर से तो कन्विक्शन हुआ, मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनके कन्विक्शन पे स्टे हो चुका है। बाद में पैन कार्ड में आज़म साहब को और अब्दुल्ला आज़म साहब को कन्विक्शन हुआ,
जो पहले लोअर कोर्ट से 7 साल का था और हमारे यहाँ से सेशन कोर्ट से 10 साल का कर दिया गया। और ये भी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहला ऐसा वाक़या है। ये आज तक नहीं हुआ कि कोई कन्विक्शन हो गया हो उसके बाद उसमें एक्सटेंशन किया हो। पासपोर्ट का जहाँ तक मामला है वो भी सेम नेचर का केस था। एफआईआर का जो वर्जन है वो तीनों केसेस में सेम था, लेकिन पासपोर्ट में अब्दुल्ला आज़म साहब बरी हो चुके हैं। तो हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि बर्थ सर्टिफिकेट में आज़म साहब को रिलीफ मिल चुका है और हमारा पासपोर्ट में अब्दुल्ला आज़म साहब को रिलीफ मिल चुका है, तो पैन कार्ड में भी हमें रिलीफ मिलेगा। और ये कोई डॉक्यूमेंट फॉर्जरी से बनाए हुए डॉक्यूमेंट नहीं है। हमने कोर्ट में इसके बाकायदा एविडेंस रखे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे हमारा पैन कार्ड था, तो पैन कार्ड 2 नहीं थे। एक पैन कार्ड था जो हमारा यूज़ में था। जब हमने बर्थ सर्टिफिकेट में चेंजेस कराए और वो बर्थ सर्टिफिकेट चेंज जब हमने कराया था उसका भी प्रॉपर चैनल हमने फॉलो किया था, और ये 2013 से स्टार्ट किया था चैनल फॉलो करना। जब क्योंकि अब्दुल्ला आज़म साहब सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए थे, वहाँ से उन्होंने परमिशन ली, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, तो बर्थ सर्टिफिकेट में उनके चेंजेस हुए थे। डेट ऑफ बर्थ चेंज होने के बाद फिर उन्होंने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया। पैन कार्ड उनका सरेंडर हुआ। उस पैन कार्ड पे दूसरी डेट ऑफ बर्थ चढ़ी, उसकी पेनल्टी उनके ऊपर लगी। वो पेनल्टी उन्होंने जमा करी, उसकी ऑनलाइन रसीदें उन्होंने कोर्ट में लगाई हैं, लेकिन बावजूद इसके हमें वहाँ से सज़ा हुई है। ऐसे ही हमारा पासपोर्ट का मैटर है। 2 पासपोर्ट का मैटर था। उसमें भी जब अब्दुल्ला आज़म साहब ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा तो हमारा पुराना पासपोर्ट सरेंडर हुआ। सरेंडर होने के बाद उस पर फ़ाइन पड़ा। फ़ाइन पड़ने के बाद अब्दुल्ला आज़म साहब ने वो फ़ाइन जमा करा, ऑनलाइन रसीद उसकी मिली। फिर उन्होंने हमें सेम डे पासपोर्ट इशू कर दिया, क्योंकि इमरजेंसी पासपोर्ट था। तो हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट में फॉर्जरी तो थी ही नहीं। इसी वजह से हमें रिलीफ भी मिला। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ हो सकता है समझने में कुछ कमी रही हो, हम शायद हमारा फेलियर हो कि हम कोर्ट को नहीं समझा पाए हों कि ये डॉक्यूमेंट हैं और इन डॉक्यूमेंट्स में कोई फॉर्जरी नहीं है। सब दूध का दूध और पानी का पानी था वैसे तो, लेकिन बावजूद इसके कन्विक्शन हुआ, तो उसको इंशाल्लाह अपीलेंट कोर्ट से लेके आएंगे वहाँ से तो रिलीफ। काशिफ साहब, क्या लग रहा 2027 का इलेक्शन बहुत नज़दीक आ गया है, तो उससे पहले आज़म खान साहब बाहर आ पाएंगे या अभी रहेंगे अंदर? इंशाल्लाह बहुत जल्दी बाहर आएंगे। कब तक आ रहे हैं? 6 तारीख को हमारा इंशाल्लाह ऑर्डर होने दीजिए, आज़म खान साहब बाहर होंगे अल्लाह ने चाहा, और इंशाल्लाह प्रचार भी करेंगे, सरकार भी बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए, कहा जा रहा है या समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो ज़्यादातर ये दावा कर रहे हैं कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को समाजवादी पार्टी ने बनवाया, उनका पैसा लगा है, मुलायम सिंह का पैसा लगा है, नाम आज़म खान साहब का हो रहा है। सरकार पैसा लगाती है, और ये तो फिर भी पूरी सरकार थी, और आज़म खान साहब उसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे और सेकंड सीएम कहलाते थे। आपने देखा होगा कि जो सिर्फ विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वो भी जो विकास का पैसा आता है वो भी कहीं ना कहीं डोनेट कर देते हैं। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, वहाँ भी डोनेट करते हैं। वहाँ कोई कमरा बनवा के देता है, अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ किसी मशीन का इंतज़ाम करा के देता है। तो क्या जो सरकार चल रही है और उसका एक मंत्री जो एक इतना बड़ा इदारा खड़ा करा है, तो क्या सरकार सपोर्ट नहीं कर सकती थी? और सरकार ने सपोर्ट किया। सरकार ने भी अपना कर्तव्य निभाया और आज़म खान साहब ने भी सरकार में अपना कर्तव्य निभाया। तो परेशान जो लोग हैं, जिनको इस बात की तकलीफ़ है कि साहब मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आज़म खान साहब के नाम से जानी जाती है, तो आज़म खान साहब ने मेहनत भी तो की है। यहाँ सरकार का कोई दूसरा एमएलए या कोई दूसरा मिनिस्टर किसी ने आने के बाद यहाँ वो मेहनतें की। 2007 में जब सरकार चेंज हुई तो इसी जो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स, ये बाउंड्रीज़ जो थी उसको तोड़ा गया था। आज़म खान साहब रात भर यहाँ रुकते थे, जंगल था उस वक्त, इतनी बिल्डिंग्स नहीं बनी थी। अकेले रुकते थे, तमाम चोरों को रोकते थे, पुलिस से बात करते थे। यहाँ का सामान चोरी होता था, कभी सरिया गायब हो जाता था, लोग आ जाते थे, उनको भेजा जाता था बाकायदा। उस सरकार में भी उन्होंने बड़ा गोलमोल जवाब दे दिया, क्लियर नहीं किया। क्रेडिट किसको जाना चाहिए, मुलायम सिंह यादव को, आज़म खान को, या अखिलेश यादव को? सीधा सीधा सबको जाना चाहिए। हर ये सरकार में जिसने भूमिका निभाई इसको बनाने में,
इसको बनवाने में, उसको भी क्रेडिट जाना चाहिए। और हर उस मज़दूर को भी, बहुत से क्योंकि ऐसे मज़दूर हैं जिन्होंने अपनी दिहाड़ी नहीं ली, उन्होंने ये समझा कि मैं उस हैसियत में नहीं हूँ कि यहाँ डोनेशन दे सकूँ, तो उन्होंने अपनी मज़दूरी से यहाँ पे बिना पैसे के यहाँ काम किया और इस तालीमी इदारे को ताउन किया है, तो क्रेडिट उसको भी जाता है, हर एक शख्स को क्रेडिट जाएगा। रामपुर के जो भी मौजूदा एमपी हैं मौलाना महबूबुल्लाह नदवी साहब, वो यहाँ आए थे और उन्होंने सपोर्ट भी किया, तो उनकी कितनी मदद मिल रही है आप लोग को ऐसा, चूँकि आपके वो एमपी हैं, तो ये जो आपकी लड़ाई अभी चल रही है, कितना ताउन कर रहे हैं आपको वो? ताउन तो देखिए सभी का मिल रहा है, उनका भी मिला है, बयान हमने भी उनके अखबार में सुने थे, देखे थे, और टीवी पे भी उनके हमने कई बयान मुलाकात सुने नहीं हुई आपसे, चूँकि आप गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, लॉयर हैं, तज़ीन फातिमा साहिबा फैमिली मेंबर हैं, तो मुलाकात हुई उनकी किसी से? मुलाकातें तो देखिए रहती हैं, और उनके लोगों से तो मुलाकात रहती है, जो उनके पीआरओ साहब हैं वो भी एक एडवोकेट हैं, तो कोर्ट कैंपस है, तो मुलाकातें तो रहती हैं। नहीं, ऐसे पर्सनली क्या उन्होंने आकर के मुलाकात की आप लोगों से, या कोई, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। आए थे यहाँ बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, और बच्चों को सपोर्ट करके गए भी। तो आप लोग मुतमईन हैं उनकी कारकर्दगी से? देखिए जो आ जाए उससे भी मुतमईन है, जो नहीं आए उससे भी मुतमईन है। कार्रवाई करने वाले हैं जिन्होंने कार्रवाइयाँ करी हैं, हम तो उनसे भी मुतमईन हैं। अखिलेश यादव अभी तक नहीं आए हैं, आज़म खान साहब से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके दौर में सेकंड सीएम थे और समाजवादी पार्टी को बनाने में उनका किरदार है आज़म खान साहब का, तो अखिलेश यादव क्यों नहीं आए? उनके एमपीज़ आ रहे हैं, उनका पैगाम लेकर के लोग पहुँच रहे हैं, खुद अखिलेश यादव तक क्यों नहीं आए हैं? देखिए ऐसा है कि डेलीगेशन 2 बार आया है। माता प्रसाद पांडे जी यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़ा चेहरा है। जाहिर है कि अखिलेश जी ने उनको भेजा है, वो आए हैं। और कल परसों हमारे यहाँ जो डेलीगेशन आया था 10 सांसदों का, उसमें अबू आज़मी साहब थे और हरिंदर मलिक साहब थे जो अध्यक्षता कर रहे थे उस डेलीगेशन की। वो भी एक बड़ा चेहरा है पार्टी में, वो भी आए थे। आप लोग इस उम्मीद में है क्या कि अखिलेश यादव खुद आए या कम से कम डिम्पल यादव आए? कुछ आप लोग ये उम्मीद रखते हैं? अखिलेश जी के आने का प्लान पहले भी हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे हालात बने थे कि वो नहीं आ सके थे और उनको बाहर जाना पड़ा था। और अभी भी उन्होंने कहलवाया है कि मैं खुद पर्सनली आऊँगा बच्चों के लिए, बच्चों से भी मिलूँगा, यूनिवर्सिटी के लोगों से भी मिलूँगा। ये आखिरी सवाल मैं करूँगी कि अखिलेश यादव का कोई पैगाम आज़म खान साहब तक आपने पहुँचाया है इस सिलसिले में, जौहर यूनिवर्सिटी के सिलसिले में? देखिए पैगाम आते भी हैं और जाते भी हैं, और क्योंकि पैगाम गुप्त होते हैं तो गुप्त ही रहते हैं। अच्छे पॉलिटिशियन बनेंगे काशिफ कामरान साहब। काशिफ साहब एडवोकेट भी हैं, गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं और समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष भी हैं। विधि अधिवक्ता साहब। अच्छा, अधिवक्ता सभा। तो प्लान है आपका भी चुनाव लड़ने का क्या? नहीं साहब। अच्छा, तो खैर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से जो बहुत सारी बातें हैं, ख़ासतौर पर जो केस की डिटेल्स है, ज़मीनों की डिटेल्स है, और पिछले कई सालों से ख़ासतौर पर 2017 के बाद लगातार ये मामला सुर्ख़ियों में रहा कि ज़मीन का विवाद है और दूसरा सारा विवाद यहाँ पर रहा। लेकिन यहाँ लोगों ने बताया कि जब भी एडमिशन का साल शुरू होता है तो एक मंसूबा है कि स्टूडेंट्स यहाँ कम एडमिशन ले, धीरे धीरे एडमिशन लेने वालों की तादाद कम हो जाए ताकि यूनिवर्सिटी को बंद करना या इसके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करना आसान हो जाए। तो इस मरतबा भी जैसे ही एडमिशन का सिलसिला शुरू होता है, डीएम साहब ने अपना एक फ़रमान जारी किया। इससे पहले के केसेस लगातार इस सिलसिले के हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपको सारी तफसीलात समझ में आ गई होगी। बहरहाल मैं अक्सर कहता हूँ कि, और मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में आकर भी कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में हज़ारों लीडर्स हैं, एमएलएज़ हैं, एमपी बने हैं, लेकिन अगर किसी लीडर को याद रखा जाता है तो उनके अजीम कारनामे की वजह से, और आज़म खान को अगर तारीख़ में याद रखा जाएगा तो उनकी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की वजह से एमएलए एमपी लोग बनते रहते हैं। ज़िंदगी किसी को वफ़ा नहीं करती है, लेकिन यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है जो इंसान को हमेशा ज़िंदा रखता है। तो आप मिल्लत टाइम्स को देखते रहिए, फिर हमारी मुलाकात होगी किसी और शख्सियत से, मज़ीद कुछ और अपडेट हम आपको देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।